नमस्कार दोस्तों। हम लोग इस वीडियो में यूपी टीजीटी सोशल साइंस के सामाजिक विज्ञान के 2021 के क्वेश्चन पेपर को देखेंगे और सामाजिक विज्ञान में भी हम लोग सिविक्स नागरिक शास्त्र के क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करेंगे। और नागरिक शास्त्र में भी हम लोग केवल उन्हीं जटिल प्रश्नों को देखेंगे जिनको हमें समझने में थोड़ी कठिनाई होती है या याद करने में हमें थोड़ा कन्फ्यूजन पैदा होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो का पहला प्रश्न। इस वीडियो का पहला प्रश्न है, जो 5वें प्रश्न स्टार्ट होता है। क्वेश्चन ने कह रहा है, किसने राज्य को एक ऐसा संगठन माना है जो सर्वसाधारण को यथासंभव बड़े से बड़े पैमाने पर सामाजिक हित की सिद्धि में सहायता देता है। ऑप्शन ए है बिलोबी, बी है लास्की, सी है डायसी या फिर डी है महात्मा गांधी। इसमें हमें बताना है कि किसने राज्य को ऐसा संगठन माना है जो सर्वसाधारण को यथासंभव बड़े से बड़े पैमाने पर सामाजिक हित की सिद्धि में सहायता देता है। 20 का आंसर है लास्की। लास्की का मानना है कि लास्की राज्य ऐसा संगठन है जो सर्वसाधारण को यथासंभव बड़े से बड़े पैमाने पर सामाजिक हित की सिद्धि में सहायता देता है। व्याख्या देखें। लास्की के अनुसार राज्य एक प्रादेशिक समाज है जो सरकार और प्रजा में विभाजित है और जो अपने निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में अन्य सभी समुदायों पर सर्वोच्च सत्ता रखता है तथा सर्वसाधारण को यथासंभव बड़े से बड़े पैमाने पर सामाजिक हित की सिद्धि में सहायता देता है। नोट में दिया गया है, विलोबी, सीले और हाल डिग्विड जैसे विद्वानों ने भूमि को राज्य का आवश्यक तत्व नहीं माना है, लेकिन सैद्धांतिक रूप से जो है ये माना जाता है कि भूमि भी राज्य का आवश्यक तत्व है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने विचार दिया था कि चूंकि समाज का स्वरूप संघात्मक है इसलिए सत्ता का स्वरूप भी संघात्मक होना चाहिए। ऑप्शन ए लास्की, बी है R.M. मैकाइवर, डी सी ऑप्शन है G.D.H. कोल या फिर डी है गार्नर। हमें ये बताना है कि समाज का स्वरूप संघात्मक है इसलिए सत्ता का स्वरूप भी संघात्मक होना चाहिए। किसका कथन है? इसका आंसर है लास्की का। ये लास्की का कथन है, चूँकि समाज का स्वरूप संघात्मक है इसलिए सत्ता का स्वरूप भी संघात्मक होना चाहिए। इसकी हम व्याख्या देखें। बहुलवादियों के अनुसार वर्तमान समय में समाज की स्थिति इस प्रकार की है कि अकेला राज्य मानवीय जीवन की विविध आवश्यकताओं की पूर्ति में असमर्थ है। व्यक्ति अपनी विविध आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए सामाजिक, वैज्ञानिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, धार्मिक एवं आर्थिक अनेक प्रकार के समुदाय बनाता है और मनुष्य के बहुमुखी विकास के लिए आवश्यक है कि मानव जीवन के विविध पक्षों में संबंधित समुदायों को राज्य एवं अन्य समुदायों के हस्तक्षेप से स्वतंत्र होकर कार्य करने का अवसर मिले। लास्की के शब्दों में आवश्यकताओं की दृष्टि से पूर्ण होने के लिए सामाजिक संगठन के ढांचे का स्वरूप संघीय होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन एक बहुलवादी विचारक नहीं है? ऑप्शन ए G.D.H. कोल, बी जॉन ऑस्टिन, सी ई वर्कर या फिर डी है H.J. लास्की। इसमें बताना है कौन बहुलवादी विचारक नहीं है। 20 का आंसर ई वर्कर। ई वर्कर बहुलवादी विचारक नहीं है। नहीं, इसका आंसर बी है जॉन ऑस्टिन। जॉन ऑस्टिन जो है बहुलवादी विचारक नहीं है। तो हमें सबसे पहले देखना कि कौन बहुलवादी विचारक हैं। इसकी हमें व्याख्या देखेंगे तो अभी क्लियर हो जाएगा। जॉन ऑस्टिन बहुलवादी विचारक नहीं है। जॉन ऑस्टिन जो है इंग्लैंड का विधि शास्त्री था जिसने 1832 में प्रकाशित अपनी पुस्तक लेक्चर ऑन जूरिस्प्रूडेंस में संप्रभुता के एकलवादी सिद्धांत का प्रतिपादन किया। अर्थात जो जॉन ऑस्टिन था ये एकलवादी विचारक था, बहुलवादी विचारक नहीं था। जबकि बाकी जो तीन हैं G.D.H. कोल, ई वर्कर और H.J. लास्की, ये बहुलवादी विचारक हैं। इसकी हम ट्रिक देख लें थोड़ा। यहाँ पे जो लिखा गया है कॉर्नर पे आप देख सकते हैं, कोल लास्की वर्कर इजकल टू बहुलवादी, अर्थात कोल, ये जो कॉर्नर पे लिखा गया है
आप एक इसको देख सकते हैं। कोल जो ब्लू कलर में लिखा गया है, कोल लास्की बर्कर इजकल टू बहुलवादी, अर्थात ये बहुलवादी हैं। कोल लास्की बर्कर बहुलवादी हैं और ऑस्टिन एकलवादी हैं। ऑस्टिन जो है ये एकलवादी विचारक हैं। अगला प्रश्न, परायेपन की संकल्पना कार्ल मार्क्स ने अपनी किस पुस्तक में दी है? ऑप्शन ए दास कैपिटल, बी है द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, सी ऑप्शन कर रहा है द जर्मन आइडियोलॉजी, या फिर डी कह रहा है ये द इकोनॉमिक एंड फिलोसफिक मैन्युस्क्रिप्ट्स ऑफ 1844 या 1844। डी इसका आंसर है। कार्ल मार्क्स ने जो है परायेपन की संकल्पना जो है अपनी पुस्तक द इकोनॉमिक्स एंड फिलोसफिकल मैन्युस्क्रिप्ट्स ऑफ 1844 या 1844 में दिया है। इसकी हम व्याख्या देखें। अलगाव का सिद्धांत या परायेपन की संकल्पना का वर्णन मार्क्स ने अपनी पुस्तक द इकोनॉमिक एंड फिलोसफिक मैन्युस्क्रिप्ट्स ऑफ 1844 में किया है। मार्क्स के अनुसार पूंजीवादी व्यवस्था में व्यक्ति क्रमशः 4 प्रकार के अलगाववाद का शिकार होता है। ये 4 प्रकार के जो अलगाववाद हैं, पहला इसमें उत्पादित वस्तुओं से अलगाव, दूसरा प्रकृति से अलगाव, तीसरा समाज से अलगाव, या और चौथा है स्वयं से अलगाव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित का सही ऐतिहासिक कालक्रम बताइए। पहला है गोलमेज सम्मेलन, दूसरा है भारत छोड़ो आंदोलन, तीसरा है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की रचना, और चौथा है साइमन कमीशन। इनको हमें सीरियल नंबर से बताना है कि कौन घटना पहले हुई थी, कौन सी बाद में। इसको हमें कोड की सहायता से सॉल्व करना है। यहाँ पे नीचे कोड दिया गया है, ए में जो दिया गया है, बी में, सी में, इस तरह से दिया गया है। और इसको हम सही से सुमेलित तभी कर पाएंगे जब इनका हम ईयर जानेंगे, कौन सी घटना किस वर्ष हुई थी। देखिए, इसमें जो सबसे पहली घटना हुई थी, ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। हम इसकी व्याख्या देंगे तो क्लियर हो जाएगा। यहाँ दिया गया है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की रचना 1885 में हुई थी। साइमन कमीशन 1928 में, साइमन कमीशन 1928 में भारत आया था। गोलमेज सम्मेलन जो है 1930 में हुआ था, और भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में प्रारंभ हुआ था। तो इस क्रम को अगर हम याद रखें ईयर वाइज, तब जा कर के हम इसको सही से सॉल्व कर पाएंगे। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में संघ राज्य प्रशासनिक संबंध निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में वर्णित है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 256 से 263 तक, बी 245 से 255 तक, सी 264 से 291 तक, या फिर डी है 252 से 360 तक। इसका आंसर है पहला 256 से 263। भारतीय संविधान में संघ राज्य प्रशासनिक संबंध का जो उल्लेख है अनुच्छेद 256 से 263 तक है, उसमें वर्णित है। इसकी हम व्याख्या देख लें। संविधान के भाग 11 में अनुच्छेद 256 से 263 तक केंद्र व राज्य के बीच प्रशासनिक संबंधों की व्याख्या जो है का वर्णन किया गया है, या केंद्र राज्य संबंधों के बारे में बताया गया है। और इसमें थोड़ा सा आगे हम देखें तो, जैसे कि भाग 11 में अनुच्छेद 245 से 255 तक केंद्र राज्य के बीच में जो है विधायी संबंधों के बारे में इसकी चर्चा की गई है कि विधायी संबंधों के बारे में जो दिया गया है 245 से 255 तक दिया गया है। और वित्तीय संबंध का वर्णन जो है भाग 12 में अनुच्छेद 268 से 293 तक किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने लिखा है कि एक संतुष्ट सुअर की अपेक्षा एक असंतुष्ट सुकारात होना कहीं अच्छा है? ऑप्शन ए बेंथम, बी रूसो, सी हेगल, या फिर डी है मिल। डी इसका आंसर है मिल ने कहा था। मिल ने कहा था कि एक संतुष्ट सुअर की अपेक्षा एक असंतुष्ट सुकारात होना कहीं अच्छा है। इसकी हम व्याख्या देखें।
बेंथम के सुखों की मात्रात्मक समानता के विरुद्ध मिल ने कहा, सभी सुखानुभूतियाँ उसी प्रकार एक समान नहीं होती जैसे सुकरात का असंतोष किसी सुअर का अर्थ यहाँ पे मूर्ख व्यक्ति से किया गया है, अर्थात जो है सुकरात का जो असंतोष किसी सुअर या मूर्ख व्यक्ति के संतोष की अपेक्षा अधिक महत्वपूर्ण है। प्रसन्नता व सुख में अंतर होता है। मिल के अनुसार सुखों में मात्रात्मक के साथ साथ गुणात्मक अंतर भी होता है। अतः मिल का प्रसिद्ध कथन है, एक संतुष्ट सुअर की बजाय असंतुष्ट सुकरात ज़्यादा अच्छा है। इसमें मिल की कुछ कृतियाँ दी गई हैं। मिल ने जो बुक्स लिखी हैं, सिस्टम ऑफ लॉजिक है, प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी है, ऑन लिबर्टी है, सारी जो दी गई हैं इनकी मुख्य रचनाएं हैं। जे.एस. मिल को प्रथम व्यक्तिवादी तथा अंतिम उपयोगितावादी विचारक भी कहा जाता है। जे.एस. मिल को प्रथम व्यक्तिवादी तथा अंतिम उपयोगितावादी विचारक माना जाता है। क्वेश्चन है 32। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर का चयन कीजिए। इसमें एक सूची में दिया गया है थिंकर्स दिए गए हैं और दूसरे में उन्होंने कौन सी थॉट्स दी है उसके बारे में लिखा है। पहली सूची में हेगल हैं, ऑस्टिन हैं, मैकाइवर हैं और गार्नर हैं। दूसरी तरफ उनके विचार दिए गए हैं न्यायिक विचार, समाजशास्त्री, विवरणात्मक या फिर तत्वशास्त्री। हमें सही सुमेलित करना है इनको। इसका आंसर हम देखें कोड की सहायता से तो बी होगा। और बी कैसे होगा, हम डायरेक्ट इसका आंसर देखेंगे, अभी क्लियर हो जाएगा। देखिए हेगल जो है ये तत्वशास्त्री से संबंधित हैं। हेगल जो है तत्वशास्त्री से संबंधित है। इनको इसका ट्रिक है कि गेल हैं, गेल को हम तत्व से जोड़ सकते हैं। गेल या तत्व गोल होता है तो उससे हम जोड़ करके इसको हम याद कर सकते हैं। दूसरे हैं ऑस्टिन न्यायिक से संबंधित हैं, न्यायिक या कानून से संबंधित। ऑस्टिन और न्यायिक, इससे हम जोड़ सकते हैं इनको, दोनों में न्याय न कॉमन है। नेक्स्ट है मैकाइवर, समाजशास्त्री हैं, ये समाजशास्त्र से संबंधित है। और डी है गार्नर, ये विवरणात्मक संबंध से संबंधित है। गार्नर का संबंध जो है विवरणात्मक से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 34 देखें। विद्वानों को उनके द्वारा व्यक्त किए विचारों को सम्मिलित किए। इसमें भी वही चीज़ें हैं, एक तरफ विद्वान का नाम दिया गया है, दूसरी तरफ उनके द्वारा व्यक्त विचार दिए गए हैं, हमें उन्हें सुमेलित करना है। पहली सूची में दिए गए थ्रेसिमेकस, बोंदा, टी.एच. ग्रीन और माओ त्से-तुंग। और दूसरी तरफ उनके विचार दिए गए हैं। पहला विचार है न्याय शक्तिशाली का हित है, दूसरा है अधिकतम शक्ति से डकैतों का समूह निर्मित हो सकता है न कि राज्य, और तीसरा है इच्छा न कि शक्ति राज्य का आधार है, और चौथा विचार है शक्ति बंदूक की नली से निकलती है। हमें इसको सुमेलित करना है। इसका आंसर देखते हैं। आंसर इसका ए होगा। 1 2 3 4 बिल्कुल जिसके सामने जो दिया गया वही करेक्ट है। एक बिल्कुल सामने फ्रंट पे दे दिया गया। इसका हम डिस्क्रिप्शन देखें। थ्रेसिमेकस का संबंध न्याय शक्ति का हित है। थ्रेसिमेकस को हम न्याय जो है शक्तिशाली का हित है, ये दिया गया है, तो इस थ्रेसिमेकस को हम शक्तिशाली से जोड़ सकते हैं। बोंदा का कथन है कि अधिकतम शक्ति से डकैतों का समूह निर्मित हो सकता है न कि राज्य, अर्थात बोंदा को हम डकैतों से जोड़ सकते हैं। टी.एच. ग्रीन का कथन है इच्छा न कि शक्ति राज्य का आधार है। इच्छा न कि शक्ति राज्य का आधार है, यह टी.एच. ग्रीन का कथन है, तो ग्रीन को हम इच्छा या शक्ति से जोड़ सकते हैं। और माओ त्से-तुंग का कथन है शक्ति बंदूक की नली से निकलती है। ये बहुत कॉमन विचार है, तो इसको हम जब सारे थिंकर्स के थॉट्स हमें याद रहेंगे तो हम इसको सही से सुमेलित कर पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है शक्ति के संदर्भ में किया जाने वाला राजनीतिक कार्य राजनीति है, यह परिभाषा दी है। यह किसने दी है? क्वेश्चन नंबर 40 कह रहा है शक्ति के संदर्भ में किया जाने वाला राजनीतिक कार्य राजनीति है, यह परिभाषा किसकी है? ऑप्शन ए सेबाइन, यह परिभाषा सेबाइन ने दी है।
या फिर गार्नर ने दी है, या लासवेल ने दी है, या फिर बर्कर ने दी है? सी इसका आंसर है, लासवेल ने दी है। शक्ति के संदर्भ में किया जाने वाला राजनीतिक कार्य राजनीति है या परिभाषा लासवेल के द्वारा दी गई, लासवेल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42। निम्न उपागमों में से किस एक उपागम की दो मुख्य मांगें थी, प्रासंगिकता एवं कार्यवाही? किस उपागम में जो है प्रासंगिकता एवं कार्यवाही की मुख्य मांगें थी? पहला उपागम है व्यवहारवाद, दूसरा उत्तर व्यवहारवाद, तीसरा संप्रेषण सिद्धांत और चौथा है निर्णय निर्माण सिद्धांत। इसका आंसर भी है उत्तर व्यवहारवाद। उत्तर व्यवहारवाद ऐसा उपागम है जिसके अंतर्गत जो है दो मुख्य मांगे थी, प्रासंगिकता एवं कार्यवाही। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44 है, निम्नांकित वक्तव्यों पर ध्यान दीजिए। पहला वक्तव्य कह रहा है भारत संघ की कार्यपालिका शक्तियाँ प्रधानमंत्री में निहित है। दूसरा वक्तव्य कह रहा है प्रधानमंत्री सिविल सेवा बोर्ड का पदेन अध्यक्ष होता है। हमें जो है ऊपर दिए गए वक्तव्यों में से बताना है कौन सही है कौन सही नहीं है। इसमें 4 विकल्प दिए गए हैं। पहले में करा केवल 1, दूसरे में करा केवल 2, तीसरे में 1 और 2 दोनों सही है, तीसरे में करा न तो 1 सही है न तो 2 सही है। डी इसका आंसर है, न तो 1 ही सही है न तो 2 दूसरा है। इसकी हम व्याख्या देखें। जो पहला वक्तव्य है वो कह रहा है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 53 में संघ की कार्यपालिका शक्ति का उल्लेख किया गया है, जिसके तहत संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित है, जबकि ऊपर वक्तव्य में प्रधानमंत्री दिया गया है। तो यहाँ पे राष्ट्रपति होगा कि संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित है और वह इसका प्रयोग इस संविधान के अनुसार स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों द्वारा करेगा। दूसरा वक्तव्य इसमें जो दिया गया है, दूसरा वक्तव्य पहले हम देख लें क्या दिया गया ऊपर। इसमें कहा प्रधानमंत्री सिविल सेवा बोर्ड का पदेन अध्यक्ष होता है, दूसरा। जबकि यहाँ व्याख्या में दिया गया भारत का सर्वोच्च सिविल अधिकारी कैबिनेट सचिव होता है, जो कि सिविल सेवा बोर्ड का पदेन अध्यक्ष होता है। सिविल सेवा बोर्ड का पदेन अध्यक्ष जो होता है वो कैबिनेट सचिव होता है, ये सिविल व्यक्ति होता है, न कि प्रधानमंत्री। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49 है 49। यह किसका कथन है कि द्विसदनात्मक विधायिका ऐसी संसद है जो अपने ही विरुद्ध विभाजित होती है? ऑप्शन ए बार्कर, बी गार्नर, सी गिलक्राइस्ट या फिर डी है ब्राइस। हमें बताना है कि यह किसका कथन है कि द्विसदनात्मक विधायिका ऐसी संसद है जो अपने ही विरुद्ध विभाजित होती है। वी इसका आंसर है गार्नर। ये गार्नर का कथन है। गार्नर का कथन है कि द्विसदनात्मक विधायिका ऐसी संसद है जो अपने ही विरुद्ध विभाजित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 55। संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह व्यवस्था देता है कि प्राथमिक शिक्षा के स्तर पर मातृभाषा में निर्देश देने की समुचित सुविधा प्रदान करना प्रत्येक राज्य का प्रयत्न होना चाहिए? क्वेश्चन फिर से देखें। संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह व्यवस्था देता है कि प्राथमिक शिक्षा के स्तर पर मातृभाषा में निर्देश देने की समुचित सुविधा प्रदान करना प्रत्येक राज्य का प्रयत्न होना चाहिए? ऑप्शन ए अनुच्छेद 349, 350, 351 या फिर अनुच्छेद 350 ए। डी इसका आंसर है अनुच्छेद 350 ए। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 350 ए प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की सुविधाएं प्रदान करता है। प्रत्येक राज्य और राज्य के भीतर प्रत्येक स्थानीय प्राधिकारी भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के बालकों को शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की पर्याप्त सुविधाओं की व्यवस्था करने का प्रयास करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 57। वैध संप्रभु वह निश्चित सत्ता है जो राज्य के सर्वोच्च आदेशों को वैध रूप में व्यक्त कर सके। वह सत्ता जो दैवीय कानून, नैतिक सिद्धांतों तथा जनमत की उपेक्षा कर सके। यह परिभाषा दी है या फिर यह परिभाषा किसने दी है? ऑप्शन ए बार्कर, बी सीले,
सी गार्नर या फिर डी है गिलक्राइस्ट। हम क्वेश्चन एक बार फिर से देख लें। वैध संप्रभुता वह निश्चित सत्ता है जो राज्य के सर्वोच्च आदेशों को वैध रूप में व्यक्त कर सके। वह सत्ता जो दैवी कानून, नैतिक सिद्धांतों तथा जनमत की उपेक्षा कर सके। यह परिभाषा किसने दी है? सी इसका आंसर है गार्नर। गार्नर ने परिभाषा दी है। गार्नर के अनुसार वैध संप्रभु वह निश्चित सत्ता है जो राज्य के सर्वोच्च आदेशों को वैध रूप में व्यक्त कर सके। वह सत्ता जो दैवी कानून, नैतिक सिद्धांतों तथा जनमत की उपेक्षा कर सके। ये गार्नर की परिभाषा है। अगर हम गिलक्राइस्ट की परिभाषा देखें तो इसमें थोड़ा सा परिवर्तन हो जाता है। गिलक्राइस्ट का कहना है या उनकी परिभाषा है कि राजनीतिक संप्रभुता किसी राज्य में उन प्रभावों का समग्र योग है जो कानून के पीछे होते हैं। गिलक्राइस्ट के अनुसार राजनीतिक संप्रभुता किसी राज्य में उन प्रभावों का समग्र योग है जो कानून के पीछे होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 58। किसके अनुसार आक्रामक राष्ट्रवाद के 4 प्रमुख तत्व थे? स्वदेशी, बहिष्कार, राष्ट्रीय शिक्षा तथा निष्क्रिय प्रतिरोध। हमें बताना है कि किसके अनुसार आक्रामक राष्ट्रवाद के 4 प्रमुख तत्व थे? स्वदेशी, बहिष्कार, राष्ट्रीय शिक्षा तथा निष्क्रिय प्रतिरोध। ऑप्शन ए है लाला लाजपत राय, बी बाल गंगाधर तिलक, सी अरविंद घोष या फिर डी है विपिन चंद्र पाल। बी इसका आंसर है बाल गंगाधर तिलक। तिलक का राष्ट्रवाद आक्रामक था और भारतीय राजनीतिक क्षेत्र में उन्हें उग्रवादी राष्ट्रीयता का अग्रदूत माना जाता है। सन 1899 से 1904 के बीच तिलक को सक्रिय राजनीतिक आंदोलन चलाने का अवसर न मिल सका क्योंकि उस समय उनके अनुयायियों की संख्या कम थी। 1905 में बंगाल विभाजन के अवसर पर तिलक को उग्र राष्ट्रवाद का बिगुल फूंकने का स्वर्ण अवसर मिला। तिलक की राजनीतिक प्रतिभा के परिणाम स्वरूप ही बंग भंग विरोधी आंदोलन स्वराज्य आंदोलन में परिवर्तित होने लगा। इस स्वराज्य आंदोलन के ये 4 तरीके थे। पहला स्वदेशी, दूसरा बहिष्कार, तीसरा है राष्ट्रीय शिक्षा पद्धति और तीसरा है निष्क्रिय प्रतिरोध। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 61। यह किसने लिखा है कि हाब्स की प्राकृतिक दशा का दैत्य मनुष्य कभी भी नहीं हो सकता है? यह किसने लिखा है कि हाब्स की प्राकृतिक दशा का दैत्य मनुष्य कभी नहीं हो सकता है? ऑप्शन ए स्पिनोजा, बी बर्नार्ड शॉ, सी बार्कर या फिर डी है गार्नर। ए इसका आंसर है स्पिनोजा। स्पिनोजा का कथन है कि हाब्स की प्राकृतिक दशा का दैत्य मनुष्य कभी भी नहीं हो सकता है। हाब्स की प्राकृतिक दशा का दैत्य मनुष्य कभी भी नहीं हो सकता है, यह कथन स्पिनोजा का है। हाब्स की प्राकृतिक अवस्था समाज पूर्व भी है तथा राज्य पूर्व भी है। हाब्स की प्राकृतिक अवस्था समाज पूर्व भी है तथा राज्य पूर्व भी है। हाब्स द्वारा वर्णित इस अवस्था में न समाज है न तो राज्य। निम्नलिखित में से कौन संसद की सबसे बड़ी समिति है? क्वेश्चन फिर से देखें। 62 क्वेश्चन है। इसमें निम्नलिखित में से कौन सी संसद की सबसे बड़ी समिति है? ऑप्शन ए लोक लेखा समिति, बी प्राक्कलन समिति, सी लोक उपक्रम समिति या फिर डी है याचिका समिति। बी इसका आंसर है प्राक्कलन समिति। संसद की जो सबसे बड़ी समिति है वो प्राक्कलन समिति है। प्राक्कलन समिति संसद की सबसे बड़ी समिति है। इसमें 30 सदस्य शामिल होते हैं। जो सदस्य जो है लोकसभा के सदस्य होते हैं। इसमें राज्यसभा के सदस्यों को शामिल नहीं किया जाता है। इन सदस्यों का कार्यकाल 1 वर्ष का होता है। यह समिति संसद के माध्यम से सरकार द्वारा प्राप्त किए गए धनों के व्ययों के अनुमान की जांच पड़ताल करती है। यह अस्थायी मितव्ययिता समिति के रूप में कार्य करती है और आलोचना या सुझाव सरकारी फिजूल खर्ची पर रोक लगाने का काम करते हैं। मंत्री जो गण होते हैं इस समिति के सदस्य नहीं होते हैं।
इस प्रकार इस वीडियो का ये लास्ट क्वेश्चन था। अगर ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन की घंटी को भी प्रेस कर दें, जिससे आने वाली मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिले।